हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सीडीपी एंड साइकोलॉजी क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट पर बात कर रहे हैं जो है आपका सीडीपी का बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट। माय डियर, जैसा कि आपको पता है, हम चाहे ग्रेड में पीजीटी, टीजीटी या पीआरटी की बात करें, यहाँ पर ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसमें सीडीपी के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। यानी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से आपका एक क्वेश्चन 101% आता ही आता है। मतलब चाहे वो पीआरटी में पूछे, पीजीटी में पूछे, टीजीटी में पूछे। माय डियर, ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का बहुत अच्छा टॉपिक है जिसमें हम खासकर पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट में हम लोग ब्लूम टैक्सोनॉमी की जब बात करते हैं तो बात आती है उसके पिछली क्लास में हम लोगों ने संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन की बात की थी, और आज की क्लास में माय डियर हम लोग बात कर रहे हैं भावात्मक पक्ष की। कौन से पक्ष की? भावात्मक पक्ष, जिसका संबंध अफेक्टिव डोमेन से है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, यहां पर सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी किसकी? ज्ञानात्मक पक्ष की, और अब हम बात कर रहे हैं भावात्मक पक्ष की। तो देखिए ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। संज्ञानात्मक हम लोग अच्छे से पढ़ चुके अपनी लास्ट क्लास में। आज हम पढ़ रहे हैं भावनात्मक यानी अफेक्टिव डोमेन के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, भावनात्मक व्यवहार का पक्ष है ये, अफेक्टिव डोमेन है, जिसकी अपन आज की क्लास में बात करने वाले हैं। क्योंकि ये जो पक्ष है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें यहां पर अफेक्टिव डोमेन की तो एक नाम आता है करथवाल। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर ब्लूम के बिना करथवाल का भी कोई रोल नहीं है। तो अगर बात की जाए ब्लूम और करथवाल, एक तो हो गया आपका ब्लूम हो गया, दूसरे हो गए आपके करथवाल, और तीसरे हो गए आपके मसीहा। इन तीनों ने मिलकर यहां पर भावात्मक पक्ष के भी 6 स्तर बताए थे। यानी कि अगर अपन बात करें ज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन के, हमने 6 लेवल्स की बात की थी। प्यारे विद्यार्थियों, कितने लेवल्स की बात की थी? 6 लेवल्स की। तो यहां पर भी इस भावात्मक पक्ष के भी 6 लेवल्स हैं, 6 लेवल्स हैं। माय डियर, आपको ध्यान रखना है, उसमें सबसे पहला नाम करथवाल का आ जाता है। होने को ये ब्लूम टैक्सोनॉमी ही है। हम लोग ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं, ब्लूम की पेडागोजिकल टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं, और ये बताते हैं कि किस प्रकार यहां पर शिक्षण उद्देश्य हैं। उन शिक्षण उद्देश्यों को एक शिक्षक के द्वारा उनका निर्धारण किया जाता है, उनको फुलफिल किया जाता है। तो उसमें दूसरा शिक्षण उद्देश्य है महत्वपूर्ण, वो है भावनात्मक पक्ष, या यहां पर भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन। और अफेक्टिव डोमेन की जब बात आती है तो आपके जहन में एक और बात आनी चाहिए, क्योंकि इस अफेक्टिव डोमेन का संबंध अगर अपन बात करें यहां पर तो 1964 में, 1964 में, देखिएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। 1964 में ब्लूम, करथवाल व मसीहा ने अपनी पुस्तक, यानी तीनों ने अपनी पुस्तक, कौन सी? अपनी पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, इनकी पुस्तक थी तीनों की, जिसमें अगर अपन बात करें ब्लूम, ठीक है, करथवाल एवं मसीहा की पुस्तक की बुक जो है वो है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बुक सेकंड में शैक्षिक उद्देश्यों का, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। मेरे दोस्तों,
आप एक बात ध्यान से समझो, हम लोगों ने जब टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बुक फर्स्ट पढ़ा था, तो उस बुक फर्स्ट में आपका कॉग्निटिव डोमेन के जो भी शैक्षिक ऑब्जेक्शनल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स थे उनको डिस्क्राइब किया गया था, और बुक सेकंड में यहां पर अफेक्टिव डोमेन के जो भी 6 लेवल्स हैं उनको यहां पर डिस्क्राइब किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। यह बात आपको अपने ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात आती है यहां पर, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने कहा, यानी ब्लूम का ऐसा मानना था, उनका तर्क था कि भाई ये जो भावात्मक पक्ष है ना, भावात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष का संबंध हृदय की क्रियाओं से है, हृदय की क्रियाओं से है। इंपॉर्टेंट बात है ये, यानी आपका हृदय से संबंधित, हार्ट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं, एक्शंस हैं, वो ही यहां पर भावात्मक पक्ष को इंडिकेट करती हैं। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए। हृदय से संबंधित क्रियाएं, हार्ट से रिलेटेड चीजें, एक्शन से रिलेटेड चीजें साइकोमोटर में आ जाती हैं, नॉलेज से रिलेटेड चीजें, मानसिक क्रियाओं से बौद्धिक पक्ष से रिलेटेड चीजें आपके संज्ञानात्मक ज्ञानात्मक पक्ष में आ गई, भावात्मक हृदय से रिलेटेड, और एक्शन से रिलेटेड किससे आ गई, आपकी क्रियात्मक पक्ष में, तीसरे पक्ष में। तो यहां पर ये बातें, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात, हृदय की क्रियाओं से संबंधित है, जो कि बालक के भावात्मक विकास को सुदृढ़ बनाती है। क्या बनाती है? जिससे विद्यार्थी में भावनाओं का विकास होता है। ठीक है ना, हृदय की क्रियाओं से है जो बालक का भावनात्मक विकास करती है। ध्यान रखना, यानी भावात्मक पक्ष का सीधा संबंध हृदय की क्रियाओं से है, और हृदय की क्रियाओं से यानी आपको फॉर एग्जांपल, अगर आप यहां पर किसी की डेथ हुई है और वहां पर गए हुए हैं, और वहां पर जैसा लोग रो रहे हैं, कुछ थोड़ा सा अजीब हुआ है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। वास्तव में वहां पर लोगों को बड़ा दुख है, वो कष्ट में है, और उस वक्त आपको भी स्वतः ही वहां पर ऐसा भाव आपका प्रकट हो कि आप भी दुखी हैं, है ना, आप भी दुखी हैं। तो वास्तव में ये भाव पक्ष जो है, आप उस क्रिया को देखकर, उस परिस्थिति को देखकर आपके अंदर आया, तो ये भावात्मक पक्ष का विकास करती हैं, जो हृदय की क्रियाएं होती हैं, जो आत्मिक क्रियाएं होती हैं। याद रखना, इसीलिए उसका संबंध भावात्मक पक्ष से है। अब आगे चलकर अपन यहां पर बात करें तो ये कुल वास्तव में इसके भी 6 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं माय डियर? 6। अगर बात करें भावात्मक पक्ष में, वे उद्देश्य सम्मिलित होते हैं जो विद्यार्थी की रुचि, विद्यार्थी की अभिवृत्ति, मूल्य और गुण विवेचन आदि में होने वाले परिवर्तन को वर्णित करते हैं, है ना। यानी भावात्मक पक्ष में वे उद्देश्य शामिल होते हैं। कौन से उद्देश्य? जो बालक की रुचि, इंटरेस्ट, बालक की अभिरुचि, एप्टीट्यूड, बालक के गुण विवेचन, ठीक है ना, आदि पक्ष जो हैं वो वर्णित किए जाते हैं। किस में? आपके यहां पर भावात्मक पक्ष में। क्लियर हो गई बात? तो मूल्य आ गया, रुचि आ गई, अभिवृत्ति आ गई, गुण विवेचन आ गया, और आपका समायोजन का विकास, है ना, एडजस्टमेंट ऑफ, डेवलपमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। चलिए अब देखिएगा, यहां पर भावात्मक पक्ष में यानी अफेक्टिव डोमेन में, अफेक्टिव डोमेन में वे उद्देश्य, वे शैक्षिक उद्देश्य सम्मिलित होते हैं
जिनमें बालक की रुचि यानी इंटरेस्ट, ठीक है, एप्टीट्यूड, अभिरुचि, अभिवृत्ति, एटीट्यूड, ठीक है। उसके अलावा एटीट्यूड, अभिवृत्ति हो गया, मूल्य यानी वैल्यूज जो होते हैं, मूल्य, ठीक है। गुण विवेचन, यानी कि आपके क्वालिटीज, और समायोजन का विकास। डेवलपमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, आदि का वर्णन किया जाता है। वापस समझे, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाने की प्रयास किया कि यहां पर जो ये भावात्मक पक्ष है, भावात्मक पक्ष के अंतर्गत बालक के वे शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण होता है, वे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड होते हैं जिनमें बालक की रुचि, बालक का इंटरेस्ट, बालक का एटीट्यूड मतलब नजरिया, दृष्टिकोण, बाह्य पक्ष होता है, ये हमेशा ऑलवेज एक्वायर्ड होता है, ठीक है। जबकि इंटरेस्ट जो होता है वो एक्वायर्ड भी होता है और इननेट भी होता है, जन्मजात भी होता है और अर्जित भी होता है। ध्यान रखना, रुचि जन्मजात और अर्जित दोनों हैं, परंतु अभिवृत्ति, एटीट्यूड ऑलवेज एक्वायर्ड होता है, अर्जित होता है, ठीक है। उसके बाद गुण विवेचन, उसके अंदर जो निहित गुण है, क्वालिटीज है ना, इननेट कैपेसिटीज है, उनका विवेचन, और समायोजन के विकास की बात। तो ये सारे के सारे पहलुओं को यहां पर भावात्मक पक्ष में शामिल किया जाता है। किस में शामिल किया जाता है? भावात्मक पक्ष में शामिल किया जाता है। ये बातें हमको ध्यान में रख लेनी चाहिए। चलिए आगे अपन बात करें। यहां पर भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों का मापन करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि ये बालक के अंदर के भावगत क्रियाओं से संबंध होता है कि बालक के मन में क्या चल रहा है, उसके हृदय में क्या भाव उठ रहे हैं, है ना, उन सब। इसीलिए सच पूछिए तो भावात्मक पक्ष या बालक की भावनाओं का विवेचन करना बड़ा कठिन होता है। विद्यालय में शिक्षक द्वारा पहले से ही पूर्व नियोजित तरीकों से सह शैक्षिक गतिविधियों द्वारा जो विद्यार्थी में सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के विकास, उनके भावनात्मक कौशल का विकास तथा पर्यावरण के प्रति उनके नजरिए के विकास में ये चीजें सहायक होती हैं। वास्तव में विद्यालय के सामाजिक मूल्य क्या हैं, वहां की संस्कृति क्या है, ठीक है ना, बालकों का भावात्मक विकास, उनका दृष्टिकोण कैसा है, उनका नजरिया कैसा है वातावरण के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति, ठीक है ना, इस प्रकार के इन सब चीजों को इसमें देखा जाता है। क्लियर है? अब बात कर लें अपन यहां पर। देखिए प्यारे दोस्तों, हां अब देखिएगा, यहां बात आती है। अब इसके 6 स्तर आपको बताए गए हैं। कितने? 6। भावनात्मक व्यवहार पक्ष, जिसको हम लोग यहां पर 6 इसके स्तर बताए गए हैं। कितने स्तर? 6 लेवल्स बताए गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, पहला हमेशा नीचे से जो सबसे निम्न स्तर होता है, यह भावात्मक पक्ष का प्रथम उद्देश्य है। भावात्मक पक्ष का प्रथम उद्देश्य क्या है बेटा? अनुकरण करना, या इसको कहते हैं रिसीविंग, आग्रहण करना। क्या कहते हैं इसको? आग्रहण भी कहते हैं। आग्रहण का मतलब होता है ग्रहण करना। क्या होता है भैया? ग्रहण करना, यानी रिसीविंग। ये सबसे निम्न स्तर है।
ये निम्न स्तर है, यानी सबसे पहला है, और इसको प्रथम उद्देश्य कहते हैं, प्रथम उद्देश्य कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में भावात्मक पक्ष का प्रथम उद्देश्य कौन सा है? तो आप आंसर देंगे रिसीविंग, यानी आग्रहण करना, ग्रहण करना या अनुकरण करना। क्या होता है? अनुकरण करना। ये आपके भावात्मक पक्ष का प्रथम उद्देश्य है, जो कि निम्नतम होता है, ध्यान रखना है। और इस स्तर में सिर्फ यही देखा जाता है कि विद्यार्थी किन किन उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए तैयार है अथवा उनके प्रति वह संवेदनशील है और उसकी कितनी इच्छा है सीखने की। ठीक है ना, इस बात की जाती है। मतलब हम यूं कह सकते हैं, सूचना को ग्रहण करने की इच्छा, उद्दीपन के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता। ठीक है ना, बहुत सिंपल। अगर सूचना को ग्रहण करने की तत्परता यानी इच्छा, ठीक है ना, पहली बात। अब यहां पर अपन अगर आग्रहण की बात कर रहे हैं, रिसीविंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें तीन महत्वपूर्ण वर्ड्स को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। पहला, सूचना को ग्रहण करने की इच्छा, दूसरी जागरूकता और तीसरी संवेदनशीलता। बस तीन बातों को इंक्लूड कर लो। ठीक है ना, तो यहां पर अगर मैं इस डायग्राम के माध्यम से समझाऊं तो सबसे ऊपरी स्तर है, सर्वोच्च स्तर है, वो है आपका चरित्रीकरण है। सर्वोच्च स्तर कौन सा है माय डियर? आपका सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? वो है चारित्रिकीकरण है। कौन सा है भाई? चारित्रीकरण, जिसको हम लोग यहां पर कैरेक्टराइजेशन कह सकते हैं या फिर मूल्यों का चारित्रीकरण कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए। अब यहां पर जिससे पहले, अब हम पहले एक बार आग्रहण की बात कर लें, रिसीविंग की बात कर लें, ग्रहण करने की बात कर लें, तो इसको आपको दो तीन तरीकों से समझ लेना चाहिए। पहली बात, इसमें देखिएगा, रिसीविंग की अपन बात करते हैं। पहला है रिसीविंग। आग्रहण, ग्रहण करना या अनुकरण करना। ठीक है, ग्रहण करना, आग्रहण करना या अनुकरण करना। हिंदी में इसके कई वर्ड्स हम लोगों ने बना लिए, याद रखना। तो यहां पर इसका मीनिंग क्या था? किसी भी सूचना को ग्रहण करने की इच्छा, उद्दीपन के प्रति जागृति, जागरूकता और संवेदनशीलता ही आपका आग्रहण या रिसीविंग कहलाता है। सीधे से अर्थ में अगर हम इसका मीनिंग पढ़ें तो हम कह सकते हैं, किसी भी सूचना को, है ना, हम क्या कह सकते हैं? किसी भी प्रकार की सूचना को ग्रहण करने की इच्छा। क्या कहा था हमने? पहली बात, किसी भी सूचना को ग्रहण करने की इच्छा, तो पहला कॉन्सेप्ट आ गया आपका इच्छा। ठीक है, दूसरा, किसी भी सूचना को ग्रहण करने की इच्छा पर हम लोगों ने बात की। दूसरा है यहां पर उद्दीपन के प्रति जागरूकता। दूसरा आपका कहेंगे कॉमा, उद्दीपन के प्रति, उद्दीपन यानी स्टिमुलस, उद्दीपन के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस, यानी अवेयरनेस ऑफ स्टिमुलसेस, है ना। स्टिमुलस कौन से होते हैं? ये मार्कर स्टिमुलस है, सर्ट स्टिमुलस है, बोर्ड स्टिमुलस है ना। दुनिया की हर चीज एक उद्दीपक है, याद रखना। दुनिया की हर चीज एक उद्दीपक कहलाती है, उद्दीपन कहलाती है। तो यहां पर उस उद्दीपन या उद्दीपक की अगर अपन बात करें तो उसके प्रति बच्चा अवेयर हुआ कि नहीं हुआ,
उसे पता है कि नहीं कि इसको मार्कर ही कहते हैं, उसे पता है कि नहीं इसे शर्ट ही कहते हैं, उसे पता है कि नहीं इसे बोर्ड ही कहते हैं। तो ये उद्दीपन के प्रति जागरूकता क्या होती है? उद्दीपन के प्रति जागरूकता। और उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है आपका, वो है संवेदनशीलता। क्या आता है बेटा? संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता। तो इसको मैंने सर्किल कर दिया, इस जागरूकता को सर्किल कर दिया, ठीक है। संवेदनशीलता ही आग्रहण है, रिसीविंग है, खत्म बात। ओवरऑल आपका पहला प्रथम उद्देश्य आपका है भावात्मक पक्ष का, वो है रिसीविंग। और रिसीविंग के बारे में 3 कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं आपको। यानी जब बालक अपने हृदय की क्रियाओं द्वारा, है ना, आपके आत्मिक भाव के आधार पर जब क्रिया करता है या किसी सूचना को ग्रहण करता है, तो क्या करता है? वहां पर उस ग्रहण करने की उसमें इच्छा होनी चाहिए। भाई 2 बातें हैं, मुझे पढ़ना है और मुझे पढ़ना पड़ेगा। मुझे पढ़ना है में एक भाव छिपा है, यानी आपकी इच्छा है, आप खुद चाहते हैं पढ़ना। दूसरे में यहां पर आप जागरूक, आप वहां पर उन उद्देश्य के प्रति, उन उद्दीपकों के प्रति आप जागरूक हैं या नहीं, जिन्हें आप जानना तो चाहते थे, लेकिन आपके अंदर जागरूकता आई या नहीं आई। और तीसरा है संवेदनशीलता। क्या आपने अपनी लाइफ में उनको प्रॉपर, उनको इंप्लीमेंट किया है अथवा नहीं किया है, ये यहां पर बात आ जाती है। अब देखो, उद्दीपक के प्रति जागरूकता का सीधा सीधा सा अर्थ क्या लेते हैं हम लोग यहां पर? सावधान होना, है ना, प्रत्यक्षीकरण होना, ध्यान देना या अवलोकन करना। भाई यहां पर जागरूकता, सावधान होना, है ना। आप कोई काम कर रहे हैं, किसी सूचना को ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या आप अटेंटिवली, आप अलर्ट हैं उसके लिए, आप जागरूक हैं उसके लिए? कहीं कोई गलत सूचना तो नहीं है जो आपके मस्तिष्क में भर दी गई है, कहीं कोई आपको गलत तो नहीं पढ़ा रहा है? प्रत्यक्षीकरण करना, ठीक है ना, ध्यान देना, अवलोकन करना। आपने यहां पर जागरूकता में 2-4 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला सावधान होना, दूसरा प्रत्यक्षीकरण करना। प्रत्यक्षीकरण करने का मतलब हुआ कि यहां पर पक्षी उड़ते हैं, तो ये आपके मस्तिष्क में एक क्या हो गया? एक कॉन्सेप्ट फिट हो गया, है ना। गाड़ी चलती है, कॉन्सेप्ट फिट हो गया, गाड़ी का काम चलना है जब आप छोटे थे। तो प्रत्यक्षीकरण करना, ध्यान देना और अवलोकन करना, ये 4 बातें इसमें आती हैं जागरूकता में। जागरूकता में सावधान होना, प्रत्यक्षीकरण करना, ठीक है, ध्यान देना और अवलोकन करना। 4 बातें यहां पर आपके आग्रहण के इसमें, अगर आपसे कभी और भी पूछ लिया जाए, इंटरनल डेप्थ में जाके कभी क्वेश्चन पूछे कि बताओ भाई रिसीविंग का जो जागरूकता पक्ष है उसका संबंध निम्न में से किस अवधारणा से? तो 4 अवधारणाएं हैं। कौन कौन सी? अटेंशन, है ना, अलर्ट, प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन, ध्यान अटेंशन और अवलोकन ऑब्जर्वेशन। बस ये 4 चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इच्छा की, बात करें तो इच्छा में ग्रहण करना, स्वीकार करना, सुनना और पूछना। इच्छा में क्या आ जाएगा? ग्रहण करना, सुनना, पूछना और स्वीकार करना। इच्छा, ग्रहण करना, आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं, है ना, आपने उसको स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, इसीलिए आप जानना चाहते हैं सूचना को। आपका क्या हो गया? ग्रहण करना हो गया, आपकी स्वीकार करना हो गया। बात क्लियर है ना। उसके अतिरिक्त इच्छा में और किन चीजों को हम लोग शामिल कर सकते हैं? भाई सुनना और पूछना, सुनना, पूछना, ग्रहण करना और स्वीकार करना। उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट आपका सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता। और संवेदनशीलता में हम बात करें तो यहां पर चयन करना, प्राथमिकता देना और पक्ष लेना। चयन करना, प्राथमिकता देना और पक्ष लेना। अब यहां पर संवेदनशीलता, आपको प्रॉपर जो चीज है, सूचना, कौन सी सूचना आपके लिए उपयोगी है, कौन सी सूचना आपके व्यक्तित्व को विकास कर सकती है, कौन सी सूचना आपके शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करती है, उसका चयन करना, है ना। पक्ष लेना,
यानी यहां पर उसका फेवर करना, क्योंकि आप उसके समर्थन में ही उन शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हो, वरना नहीं होंगे। ठीक है ना। तो ये सब बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। तो बातें हो गई, चयन करना, प्राथमिकता देना और पक्ष लेना, बस सिंपल। यहां पर इच्छा में क्या था, ग्रहण करना, सुनना, पूछना और स्वीकार करना, 4 एस्पेक्ट आ गए। ये बातें आपको ध्यान रखनी है इस वाले रिसीविंग पक्ष में। चलिए अब अपन बात करते हैं दूसरे वाले पक्ष की। कौन से की, दूसरे वाले पक्ष की। इसी प्रकार हम दूसरे वाले पक्ष की अगर बात करें तो दूसरा पक्ष है आपका अनुक्रिया करना। क्या है माय डियर, अनुक्रिया करना। ठीक है भाई। अब अनुक्रिया करने की अपन बात करें, दूसरा जो दूसरा स्तर है हमारा वो आ जाएगा यहां पर। चलिए अब आते हैं अपन दूसरा। ये तो हो गया अनुग्रहण या रिसीविंग हो गया आपका, जो अभी डिस्कस पूरा बहुत अच्छे से कर लिया हम लोगों ने। बच्चा अपने अध्यापक व बड़ों से अपनों के व्यवहार से आकर्षित होता है, यानी उन्हें ग्रहण करता चला जाता है, उन्हें रिसीव करता चला जाता है। और यही बात है कि एक बच्चा अपने परिवार में, दूसरों के सानिध्य में, समाज में रिस्पेक्ट देता है दूसरों को, है ना, दूसरों के साथ शिष्टाचार का व्यवहार करता है, दूसरों के प्रति सम्मान करता है ना, दूसरों को महत्व देता है। ये सारी बातें इसमें सीखता है। कब, अपने बड़ों से, अपने पूर्वजों से, अपने परिवार के अन्य लोगों से वह चीजें सीखता है जो कि उसके भावात्मक पक्ष में यहां पर रिसीविंग के माध्यम से आती। ठीक है ना। चलिए उसके बाद अब बात करते हैं दूसरा पक्ष है अनुक्रिया करना। यहां पर सिंपल सोवर मैंने यहां पर बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है और पूरी चीजों को अच्छे से डेलिब्रेट आपके सामने कर रहा हूं। यह पहली बात, बालक भी उसी व्यवहार को अपनाना शुरू कर देता है। यानी जो बालक ने अपने बड़ों से सीखा, अपने पूर्वजों से सीखा, उसको बालक अपनी सक्रिय भागीदारी दिखाते हुए वहां पर उस उद्दीपन के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति या वैसा की वैसा हूबहू व्यवहार करने लग जाता है जैसा उसने अपने परिवार में अपने बड़ों से सीखा है। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए। ठीक है ना। व्यावहारिक रूप से इसे रुचि के रूप में वर्णित किया जाता है। तो इसका संबंध क्या होता है, ये रुचि से संबंधित है, रुचि से संबंधित पक्ष भी कहलाता है। कौन सा है ना, रिलेटेड टू इंटरेस्ट। क्या कहेंगे इंग्लिश में, रिलेटेड टू इंटरेस्ट। अनुक्रिया के लिए आग्रहण आवश्यक है। अगर आपने निश्चित तौर पर अपने बड़ों से शिष्टाचार, सभ्यता और संस्कृति का पाठ नहीं सीखा है, आपने ग्रहण नहीं किया है, तो आप दूसरों के साथ कैसे करेंगे, संभव ही नहीं है यार। जिस बच्चे ने मां शब्द सुना ही नहीं तो बोलेगा कहां से, बोल ही नहीं सकता, असंभव है, नामुमकिन है। इसीलिए अनुक्रिया का सीधा संबंध हुआ रुचि से। अगर आपकी इच्छा है, आपकी रुचि है, तो निश्चित तौर पर आप उसको फॉलो करेंगे। ठीक है ना। और उद्दीपन ग्रहण करने के पश्चात विद्यार्थी का उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की इच्छा रखना तथा अनुक्रिया के पश्चात संतुष्टि होना इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। ठीक है ना। तो इसमें भी अनुक्रिया के 3 पक्ष हो सकते हैं, सहमति, इच्छा और संतोष। ठीक है ना बेटा। इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, इसके 3 पक्ष अपन बना सकते हैं। सहमति यानी एग्रीबलनेस, है ना, सहमति, एग्रीबलनेस। दूसरा होता है इच्छा यानी इंटरेस्ट, और तीसरा होता है संतोष यानी सेटिस्फेक्शन। क्या होता है, आपने अपने पूर्वजों से उस व्यवहार को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। अब ग्रहण करने के बाद आपने अपनी जिंदगी में उसे इंप्लीमेंट किया, है ना, उसे फॉलो किया, आपने उसे अपने क्रियात्मक पक्ष में आप लेकर आए। सीधी सी बात है, अपने व्यवहारिक पक्ष से उसको जोड़ा आपने। तो निश्चित तौर पर यहां पर आपने सक्रिय भागीदारी दिखाई और सक्रिय भागीदारी के पश्चात यहां पर 3 चीजें मिलकर आई। तो सीधे सीधे से अर्थ में हम कह सकते हैं अनुक्रिया में सहमति, अनुक्रिया में
सहमति एग्रीबलनेस, अनुक्रिया में इच्छा यानी विलिंगनेस या फिर इंटरेस्ट, और अनुक्रिया में संतोष यानी सेटिस्फेक्शन आपको होना चाहिए। तो ये दूसरा पक्ष होता है। अगर इसकी अपन थोड़ी सी वर्डोलॉजी की बात करें प्यारे दोस्तों, तो इसका संबंध उत्तर देना, ठीक है ना, कथन करना, सहायता देना, सूची बनाना, नाम देना, आज्ञा पालन करना, ठीक है ना, विकसित करना, विचार विमर्श करना आदि इसके पक्ष होते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल ये इसी के पक्ष होते हैं, जिनको हम लोगों ने विचार विमर्श करना यानी थिंक करना, ठीक है ना, स्टेटमेंट देना, रिप्लाई करना, ठीक है, हेल्प करना और ओरिजिन करना आदि, या फिर लिस्ट बनाना या फिर नाम देना इसी के पक्ष कहलाते हैं। क्लियर है? ध्यान रखना। चलिए, तो ये आपका हो गया दूसरा पक्ष, यानी कि आपका भावात्मक पक्ष का दूसरा स्तर कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? वो है आपका अनुक्रिया करना, रिस्पॉन्डिंग करना। पहला कौन सा था? रिसीविंग। दूसरा कौन सा है? रिस्पॉन्डिंग। और तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? वो है अनुमूल्यांकन यानी वैल्यूइंग। तीसरा कौन सा है? वैल्यूइंग यानी अनुमूल्यांकन। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए। अब चलो, इस स्तर में बच्चा अपने अच्छे व्यवहार के महत्व को जान जाता है। इस स्तर में बच्चा क्या करता है? अपने अच्छे व्यवहार को जान जाता है, यानी कि सीधे सीधे अर्थ में अगर बात करें तो इसका पक्ष जो होता है, बालक में मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता निहित होती है। मूल्य की अमूर्त अवधारणा छात्र प्राप्त करता है। उसे, बच्चे को ये यहां पर इंडिकेट किया जाता है कि उसके प्रत्येक व्यवहार का एक मूल्य होता है, एक वैल्यू होती है। चाहे आप दूसरों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, चाहे आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, चाहे आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं, 100% आपकी हर एक्टिविटी का एक मूल्य होता है, एक वैल्यूएशन होती है। और उस वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग ही बालक अपने अच्छे व्यवहार के महत्व को जान जाता है ना, कि उसका अच्छा व्यवहार कौन सा होता है। यहां पर उसकी पहचान जब बच्चे को हो जाती है, तो उसी को यहां पर भावनात्मक पक्ष का तीसरा स्तर अनुमूल्यांकन या हम लोग वैल्यूइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वैल्यूइंग। विद्यार्थी उन मूल्यों के प्रति अथवा ऐसा भाव प्रकट करता है, उन्हें स्वीकार करता है, उन मूल्यों को प्राथमिकता देता है तथा मूल्यों के प्रति निष्ठा उत्पन्न करता है। निश्चित तौर पर अगर खेलते वक्त, पढ़ते वक्त अगर वह दूसरों के साथ जो भी एक्टिविटी कर रहा है और उन एक्टिविटीज से जब उसकी वैल्यू समझ जाता है कि यार जब मैं दूसरों से बहुत अच्छे से, सहृदयता से, प्रेम सहभागिता के दृष्टिकोण से जब बात करता हूं, तो लोग मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, लोग मुझे सम्मान देते हैं, लोग मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं, लोग मेरी बातों को सुनते हैं, तो इनको क्या कर लेता है? वह इनके प्रति निष्ठावान हो जाता है, इनको ग्रहण कर लेता है, इनको सीख लेता है, इनको अपने व्यक्तित्व में क्या कर लेता है? समाहित कर लेता है। याद रखना। तो इसी प्रकार के स्वीकार कर लेता है, इनको प्राथमिकता देने लग जाता है ना, प्रीफरेंस देने लग जाता है और निष्ठावान बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर अनुमूल्यन के भी 3 सोपान है माय डियर। कौन कौन से? एक्सेप्ट करना, प्रीफरेंस देना और निष्ठावान यानी कमिटमेंट बनाना। ठीक है ना, तो यहां पर इसके भी कितने स्तर बताए हम लोगों ने? 3 स्तर बता रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम जो तीसरा पक्ष है अनुमूल्यन, उसका भी हम क्या बता रहे हैं? स्वीकार करना, प्राथमिकता देना और निष्ठावान बनना, यानी एक्सेप्टेंस, ठीक है ना, प्रीफरेंस और कमिटमेंट। स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस हो जाएगा आपका, प्राथमिकता देना यानी प्रीफरेंस देना और निष्ठावान यानी कमिटमेंट देना। याद रखना, मतलब आपके अनुमूल्यन के भी 3 सोपान होते हैं, 3 वेरिएबल्स होते हैं। स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस, प्राथमिकता देना और निष्ठावान। किन को स्वीकार करना? अच्छे वैल्यूज को। ठीक है ना, प्राथमिकता देना, उनमें से सबसे बेहतर वैल्यू कौन सा है उसको। और तीसरा,
उन वैल्यूज के प्रति हमेशा जीवन भर निष्ठा, दृढ़ संकल्पित हो जाना कि मैं जीवन भर इन मूल्यों को अपने जीवन में उतारकर समाज के साथ अपना व्यवहार प्रस्तुत करूंगा, अपना भाव प्रकट करूंगा। उसे कहते हैं प्यारे बच्चों यहां पर अनुमूल्यन, यानी कि वैल्यूइंग करना। क्लियर हो गया? तो यहां पर विद्यार्थी किसी भी क्रिया की ओर ध्यान देते हैं, क्या करते हैं? उसे ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद अनुक्रिया करता है। उसके बाद क्या करता है? वह संतुष्टि के आधार पर उस प्रक्रिया को महत्व देकर अपने मूल्यों को यहां पर सीख लेता है। तो अगर आपसे इसकी वर्डोलॉजी अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या क्या कह सकते हैं? एक्सेप्टेंस, ठीक है ना, प्रदर्शन करना भावों का, डिसीजन निर्णय लेना, है ना, प्राप्त करना, संकेत करना, इंडिकेट करना, वृद्धि करना, प्रभावित करना, भाग लेना, आइडेंटिफाई करना, पहचानना, ये सब इसके अंतर्गत यहां पर इसकी वर्डोलॉजी में शामिल हो जाते हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं अपन चौथे, और वो है संप्रतिकरण यानी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, बहुत सारी चीजें यहां पर एक ही लाइन में मैंने उसके पूरे भाव को समझा दिया है, और फिर उसके बाद मैं आपको यहां पर मेरी इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को खोलकर डिलीवर करने का प्रयास कर रहा हूं। तो मेरी उम्मीद है, आशा है मेरे विद्यार्थियों को, मेरे दोस्तों को, मेरे मित्रों को बहुत बेहतर ढंग से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। मेरी क्लास का मतलब केवल कॉन्सेप्ट लर्निंग होता है, टॉपिक पढ़ाना कभी नहीं होता, है ना। टॉपिक कराना या सिलेबस कराना मकसद नहीं होता। मेरा मकसद हमेशा कॉन्सेप्ट लर्निंग करवाना होता है। अगर कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आप खुद उत्तर देना सीख जाओ। आपसे पूछ लिया पहचानना, भाग लेना, स्वीकार करना, ठीक है ना, इनका संबंध भावात्मक पक्ष के किस स्तर से है? तो वो है अनुमूल्यन से। वृद्धि करना, संकेत देना, निर्णय लेना, प्रदर्शन करना, प्राप्त करना, प्रभावित करना, ये सब इससे संबंधित होते हैं। अब आते हैं संप्रतिकरण यानी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। बच्चा एक अच्छे व्यवहार के बाद धीरे धीरे दूसरा अच्छा व्यवहार अपनाने लग जाता है, यानी उसके मस्तिष्क में एक इमेज बन जाती है, एक कॉन्सेप्ट का निर्माण हो जाता है, और वह उसके जैसा दूसरे व्यवहार को भी अपनाने लग जाता है। उसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करना। क्या कहते हैं मित्रों? बिल्कुल, यहां पर इसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, व्यवस्थापन भी कह देते हैं, या संगठन करना भी कहा जा सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर है भाई? तो यहां पर इसके अंतर्गत बालक स्वीकार किए गए विभिन्न मूल्यों के बीच क्या करता है? तुलना करके उनमें से यहां पर जो बेहतर होता है उनके बीच समन्वय स्थापित करने लग जाता है, और उससे संबंधित, ध्यान रखना, उससे संबंधित जो बेस्ट मूल्य था उसको अपने व्यवहार में स्थायी रूप से ग्रहण कर लेता है, और उस स्थायी रूप से ग्रहण किए गए मूल्य अथवा व्यवहार के आधार पर किसी दूसरे मूल्य को महत्व देने लग जाता है या अपनाने लग जाता है। भाई सीधी सी बात यह है कि आपके बच्चे ने आपसे, अपने पूर्वजों से, अपने बड़ों से शिष्टाचार यानी दूसरों बड़ों के प्रति सम्मान का भाव सीखा, है ना, उनके प्रति अच्छे से बोलने का भाव सीख लिया, उनको वैल्यू देने का, उनका सम्मान करने का, उनकी रिस्पेक्ट करने का, उनके आदर करने का, उनके आज्ञा पालन का, ये सीखा। तो अब बच्चा क्या करेगा? किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भी जो उससे बड़ा है उसके साथ भी उसी बिहेवियर को, उन्हीं मूल्यों को अप्लाई करने लग जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है, सीधी सीधी सी बात अगर अपन करें तो इस प्रकार विद्यार्थी द्वारा जो स्थायी मूल्य ग्रहण किया गया था उसके आधार पर ही नवीन मूल्यों को अपनाना या किसी दूसरे नए मूल्य को सीख लेना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया आपका? सीधी सीधी सी बात है, तो दो क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना, मूल्यों का संप्रतिकरण और मूल्य पद्धति की व्यवस्था। क्लियर है? बहुत सिंपल है। तो इसमें क्या हो जाएगा? मूल्य पद्धति और मूल्य संप्रतिकरण।
मूल्य संपृक्तीकरण। ठीक है ना, वैल्यू कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और यहां पर वैल्यू वेरिएशन। ठीक है ना, यहां पर अपन कह सकते हैं या वैल्यू सिस्टम हो सकता है, मूल्य पद्धति। तो क्लियर हो गई बात। इसका संबंध अगर इसकी शब्दावली की अपन बात करें तो इसमें क्या होता है, यहां पर मूल्य, आप नवीन मूल्यों का निर्माण कर रहे हो तो मूल्यों को बनाना पहला हो गया, या मूल्यों को संरचित करना, संगठित करना हो गया, जोड़ना कह दो, निर्धारित करना कह दो, या समावेशित करना कह दो, यानी इंक्लूड करना कह दो। बात एक ही है, बात अभी भी एक ही है। उसके अलावा संबंधित करना, सामान्यीकरण करना, या फिर नए मूल्य की ओर या नए मूल्य में परिवर्तित करना। तो ये ऐसी शब्दावली इसके अंतर्गत इंडिकेट की जाती है ना। रचना करना, समन्वित करना या समायोजित करना, ठीक है ना, निर्मित करना, आप कुछ भी कह दो। उसके अलावा हम लोगों ने जोड़ना कह सकते हैं, निर्धारित करना कह सकते हैं, ठीक है ना, सामान्यीकरण कह सकते हैं, आपस में संबंधित करना कह सकते हैं। तो ये मूल्य सारे आपस में एक दूसरे से जुड़ने वाले, यानी को ओवरऑल इसका मतलब ये हुआ, आपके पास जो आपकी जिंदगी में जो प्राचीन, प्राथमिक और स्थायी मूल्य है, उसके आधार पर ही आप नवीन मूल्यों को क्या करते हो, स्वीकार करते हो, ग्रहण करते हो, अपनी साथ जोड़ते जाते हो। बस ये इसका मीनिंग है। तो ये दूसरा आपका चौथा स्तर हो गया। अब आते हैं पांचवें स्तर के पास, और पांचवा स्तर है आपका संगठन, ऑर्गेनाइजेशन करना। ठीक है ना, हर समय पर उपयुक्त गुण का प्रदर्शन करना ये करता है। ये क्या करता है, यहां पर अभी आपने जिन मूल्यों को ग्रहण किया था, ठीक है ना, जिन मूल्यों को ग्रहण किया था, तो इस स्तर में विद्यार्थी द्वारा स्वीकार किए गए विभिन्न मूल्यों के बीच तुलना की जाती है। ऐसी स्थिति में मूल्यों में टकराव का सामना करना पड़ता है। इस टकराव के समाधान हेतु विद्यार्थी मूल्यों में समन्वय स्थापित करते हुए एक अद्वितीय मूल्य तंत्र का विकास कर लेता है। यानी कि बालक अनेक विभिन्न मूल्यों को तुलना करते हुए जो बेहतर मूल्य होता है उनको दूसरे के साथ जोड़ता चला जाता है। इसी प्रक्रिया को संगठित कहते हैं। आज बहुत सारे लोग, एक व्यक्ति जिसमें दूसरों के प्रति भावात्मक पक्ष बहुत अच्छा है, ज्ञानात्मक पक्ष भी बहुत अच्छा है, क्रियात्मक पक्ष भी बहुत अच्छा है। ठीक है ना, भावात्मक पक्ष में उसकी ईमानदारी है ना, उसका यहां पर कार्य के प्रति निष्ठा है, उसका दूसरों के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार है। तो इन सब चीजों को क्या करता है, वो जोड़ता जाता है। तो इस जोड़ने की प्रक्रिया को यहां पर क्या किया, पहले तो ग्रहण किया मूल्यों को, ठीक है, मूल्यों को निर्मित किया, प्राचीन स्थायी मूल्य के साथ नवीन मूल्य को जोड़ा, और अब क्या कर रहा है, उनको वो संगठित कर रहा है, उनको वो आपस में जोड़ रहा है, मैच कर रहा है। लेकिन कैसे, कंपैरिजन करके, तुलना करके। ठीक है ना, तुलना करके जो बेहतर है, जो मूल्यों में जो आपस में टकराव होते हैं कि वो तो बेईमान है और दूसरा ईमानदार है, अब दोनों में टकराव हो गया, दोनों के मूल्य एक दूसरे से मैच नहीं करते, है ना। अब ऐसी स्थिति में क्या करेगा, एक बीच वाला बेहतर रास्ता निकालकर दोनों में गठजोड़ या यहां पर क्या करेगा, गठबंधन, संगठन उसका बनाने का प्रयास करता है। यही इसके अंतर्गत होता है। तो इस प्रकार विद्यार्थी द्वारा स्थायी मूल्य संरचना का निर्माण ही व्यवस्थापन या संगठन कहलाता है। ठीक है ना, तो इन सब के आधार पर विभिन्न मूल्यों को जोड़कर स्थायी मूल्य संरचना, स्थायी मूल्य संरचना ही क्या है, संगठन है। लेकिन ये स्थायी मूल्य संरचना कैसे, विभिन्न मूल्यों में तुलना करने के आधार पर हुई है। ऐसा नहीं हुआ है, विभिन्न मूल्यों में तुलना की आपने, और जो आपस में जिन मूल्यों का टकराव हो रहा था उनके बीच से यहां पर एक बेहतर मूल्य का आपने चयन किया। ठीक है ना, और इस टकराव के समाधान के लिए आपने क्या किया, समन्वय स्थापित किया, और समन्वय स्थापित करते हुए एक अद्वितीय, है ना, एक यूनिक वैल्यू सिस्टम को आपने डेवलप कर लिया। और ये यूनिक वैल्यू सिस्टम ही आपका स्थायी मूल्य को जन्म देता है,
चूंकि आपने अनेक विभिन्न मूल्यों को यहां पर संगठित करने का प्रयास किया। ठीक है, ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी। और लास्ट आता है आपका चारित्रिकीकरण यानी करेक्टराइजेशन। क्या आता है? चारित्रिकीकरण यानी करेक्टराइजेशन। और इस करेक्टराइजेशन में अगर हम पढ़ें तो सीधी सीधे से अर्थ में हम पढ़ सकते हैं कि यह भावनात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का उच्चतम स्तर है। ठीक है ना, याद रखना भाई, यह सबसे उच्चतम स्तर है, यह सर्वोच्च स्तर है। ठीक है भाई, ध्यान रखना ये बात। अभी मैंने जो डायग्राम के माध्यम से समझाया वही तो अपन डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है, अंत में सभी गुण स्थायी तौर से आ जाते हैं बच्चे में या व्यक्ति में, बस। यानी सभी प्रकार के भावात्मक स्तरों को अचीव करता हुआ, उनको आत्मसात करता हुआ बालक अपने अंदर एक स्थायी गुण को विकसित कर लेता है तथा अपनी जीवन शैली में विशेष प्रकार के मूल्य समाहित कर लेता है। इस स्तर में मूल्यों को स्थिरता प्रदान कर दी जाती है तथा उन्हें चरित्र का हिस्सा बनाने पर बल दिया जाता है। भाई, जितने सारे मूल्य बच्चे ने स्थायी रूप से ग्रहण किए हैं, अब वे उन मूल्यों के आधार पर बालक का चारित्रिक विकास पर बल दिया जाता है कि बालक उन मूल्यों के आधार पर जो सीखे, जो भाव पक्ष उसने ग्रहण किए, उनके आधार पर अपना चारित्रिक विकास को प्राप्त करे। यही इसका अर्थ है। इस स्तर की प्राप्ति पर विद्यार्थी में विशिष्ट शैलियां, विशिष्ट रुचियां, विशिष्ट अभिवृत्ति, गुण विवेचन, समायोजन की क्षमता का विकास हो जाता है। अतः इसी पक्ष को हम सर्वोच्च पक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। और इसके अंतर्गत क्या क्या आ सकता है आपका? भाई, चरित्र का विकास करना, सेवा करना, विकसित करना, स्वीकार करना, निर्णय करना, सिद्ध करना और या फिर बदलना, है ना, चेंज करना। तो ये सारी की सारी वर्डोलॉजी इसके अंतर्गत समाहित हो सकती है। तो इसमें बालकों के यहां पर मूल्यों का सामान्यीकरण हुआ है और चारित्रीकरण हुआ है। ठीक है ना। तो इसमें अपन दो चीजें डिस्कस कर सकते हैं। मूल्यों का सामान्यीकरण किया है, भाई तभी तो बालक में चारित्रिक विकास कैसे होगा? सभी मूल्यों को जब तक बालक बहुत बेहतर ढंग से उनमें समायोजन स्थापित करते हुए उन्हें स्वीकार नहीं करता है, तब तक उसमें चारित्रिक विकास उसका संभव है। और चारित्रिक विकास यहाँ पर भावात्मक पक्ष के सभी स्तरों से युक्त गुणों के आधार पर हमें करना था, इस आधार पर हमने किया है। उसके बाद मूल्यों का विकास और यहाँ पर चारित्रिक विकास या चारित्रीकरण करना। ठीक है भाई, चारित्रीकरण करना और मूल्यों का सामान्यीकरण करना। तो दोनों बातें यहां पर बिल्कुल स्पष्ट क्लियर आ गई। ठीक है। तो चारित्रिक विकास करना, सेवा करना, विकसित करना, स्वीकार करना, सिद्ध करना, बदलना या फिर निर्णय लेना, इस प्रकार की शब्दावली इस वाले यानी आपके छठे स्तर से संबंधित होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल, आसान है कि हम लोग सिर्फ नाम से इसका मजा नहीं आता कि हम लोगों ने डायग्राम बनाया, उसमें लिख दिया भाई रिसीविंग पहला है, रेस्पॉन्डिंग दूसरा है, वैल्यूइंग तीसरा है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन चौथा है, ऑर्गेनाइजेशन पांचवा है और छठा करेक्टराइजेशन। नहीं, सिर्फ इससे काम नहीं चलने वाला। हमारा काम तो तभी बनेगा मित्रों, तभी समझ में आएगा जब हम इनके अंदर की जो बेसिक कहानी है उस पर बात करें, उस पर फोकस करें, तब जाकर समझ में आता है। अदरवाइज हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी को अधूरा पढ़ा हुआ माना जाता है। तो ज्ञानात्मक पक्ष हम लोगों ने पहले पढ़ा, ठीक है, उसमें सिंपल उसके स्तर पढ़ लिए थे, उसमें ज्यादा कुछ बहुत डिटेल नहीं थी। लेकिन ये भावात्मक पक्ष मैंने कहा ये सामान्यतः कठिन टॉपिक है और इस कठिन टॉपिक को हमने सरल बनाने का भरपूर प्रयास किया। इसमें इसके एक एक स्तर को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब हम लोगों ने कर लिया है।
तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का अफेक्टिव डोमेन। और इस अफेक्टिव डोमेन के बाद अब तीसरा और लास्ट डोमेन है, दैट इज साइकोमोटर डोमेन। और इस साइकोमोटर डोमेन की चर्चा करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डियर। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।